अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करते हैं कि ये दिन आपके लिए बेहतरीन होगा। आई डोंट नो व्हाई बहुत सारे लोगों के मंगल के दिन के हवाले से काफ़ी खदशात होते हैं। यानी आई हैव सीन पीपल से कि आज के दिन कोई नई चीज़ की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने चाहिए। मंगल का दिन ख़ास तौर पे हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वी नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। इसकी क्या वैल्यूज़ हैं एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजी के हवाले से, ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आज आपको बताते चलें कि आप अकेले नहीं हैं। आप मुल्क के किसी भी शहर में अगर आज जागे हों और अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ठंड लग रही हो तो ये आपको वीकनेस नहीं हुई है। दरअसल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस कमिंग वीक में कराची में ख़ास तौर पर आपका 35 सालों में सबसे ज़्यादा सर्द तरीन दिन आने वाला है। तो अगर और ख़ास तौर पे हमारे जो घरों की जो आर्किटेक्चर है, इट इज़ नॉट मेंट फॉर वेरी लो टेम्परेचर्स। तो हमारी क्योंकि ईंटों की दीवारें और हमारा घर इस तरह का है कि हम उसको ठंडा रखने की कोशिश करते हैं। 5 सालों में तो बहुत ही ट्रॉपिकल वेदर था। कराची में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, तो जब सर्द मौसम आया है, ये कोल्ड वेव आई है, तो हमारे घर बिल्कुल डीप फ्रीज़र की तरह हुए हैं। अक्सर घर से बाहर निकलो तो आपको ये महसूस नहीं होता, घर के अंदर आने के बाद बहुत सर्दी महसूस होती है। और लॉजिक एक ही है जी, जैसे ही सर्दी पड़ती है हम कहते हैं कोयटा की हवा चल पड़ी है। ये जो मनाजिर आपने स्क्रीन पे देखे ये स्विट्जरलैंड के नहीं थे, ये दरअसल कराची से थोड़ी ही दूर कोयटा और बलूचिस्तान के मनाजिर हैं। आपको ये भी बताते चले PSL की तैयारियां जोरों शोर से हैं। बुकटी स्टेडियम अभी आपको दिखाएंगे, वो एक आइस स्केटिंग रिंक बना हुआ है। और आम दुनिया में बात की जाती है कुछ इंच बर्फ पड़ी है जी, 2.5 इंच बर्फ पड़ गई, 5 इंच बर्फ पड़ गई। बलूचिस्तान के हवाले से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं फीट्स में बात की जा रही है जी, 2.5 फीट बर्फ पड़ गई, 3 फीट बर्फ पड़ गई। और घर जाहिर सी बात है इस हवाले से तैयार नहीं है। जो मवासलाती निज़ाम है वो इस वक्त दरम भरम है। कल हमने ये भी देखा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने इसका एक एरियल व्यू लिया, हेलीकॉप्टर में जगह का दौरा किया और देखा कि कहाँ कहाँ मुश्किलात है। इसके अलावा जो मशीनरी रवां कर दी गई ताकि रास्तों को क्लियर किया जाए, वहाँ से शवल किया जाए चीज़ों को। इसके अलावा जो मुसाफिर फंस गए थे, मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कई लोगों की जो मैंने इमेजेस देखे बलूचिस्तान के हवाले से। उन्होंने कहा है जी कि नॉर्मल जो हमारी घरों में चलने वाली चप्पलें होती हैं वही बेचारे मोज़ों के साथ पहने हुई थी। स्नो बूट्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन ये नज़ारे इतने हसीन थे कि कल मैं देख रही थी कि कुछ MPAs की वीडियोज़ आ रही थी, कुछ ओहदादारान की वीडियोज़ आ रही थी जो जब यहाँ से गुजरे तो रुक नहीं सके, बाकायदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके, बच्चों की तरह उतरे अपने गार्ड्स और ड्राइवर्स के साथ, ऐसे उन्होंने स्नो से खेलना शुरू कर दिया। आई थिंक दीज आर थिंग्स विच आर वेरी इंडियरिंग। लेकिन सबसे पहले आपको बलूचिस्तान के हवाले से और इस खूबसूरत नज़ारे को लेकर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो दिखाते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में एस्थेटिकली बड़ा खूबसूरत लगता है जब इस तरह के किसी दरख्त को हिलाया जाए और वो तमाम जो बर्फ़ है वो रिमझिम करके नीचे गिर जाती है। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि जो शख्स नीचे इसके खड़ा हो उसका क्या हाल होगा। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट एंड फाइंड आउट कि कितनी बर्फ पड़ी है बलूचिस्तान में। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में जारी बर्फबारी रुक तो गई, लेकिन हर शहर पर सफेदी छा गई। बर्फ और शदीद ठंड के बायस शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बर्फबारी और बारिश के बायस चमन पशीन और योब में छतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जहाँ भाग और मुतादिद जख्मी हो गए। मस्तूंग, सिब्बी, लोरालाई समेत अंदरूनी पंजाब को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी ब्लॉक होने के बायस दर्जनों गाड़ियां फंसकर रह गईं। मौसमियात के मुताबिक कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3, ज़ियारत -7, कलात -4 रिकॉर्ड किया गया। जबकि आज कोयटा समेत सूबे भर में यकबस्ता हवाओं के चलने के बायस मजीद ठंड में इजाफा होगा। जी, ये नज़ारे देखने में जितने ही खूबसूरत लगते हैं, साथ में वी नीड टू हैव अ लॉट मोर एम्पैथी। यहाँ पे हमें एहसास होता है कि जब डेवलपमेंट की बात की जाए हमने कितनी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। आपको याद होगा कि हम पानी की किल्लत के हवाले से अक्सर बात करते हैं। कराची में ये बड़ा देरीना मसला है, लेकिन लुक एट इट, अगर 35 सालों में पूरे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर बलाई इलाका जात में बलूचिस्तान में रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ी है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है आपके लिए। जब ये बर्फ़ पिघलती है तो आपके पास पानी का ज़ख़ीरा
जसीरा मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतने सालों में हमने डैम्स नहीं बनाए और हम इस अल्लाह ताला की नेमत से जो बेपनाह हमें मिली है, हम इससे महरूम हो जाएंगे। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज को और माहौलियाती तब्दीली को इतना सीरियसली नहीं लेते, हमने हमारे जो घर की, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो आर्किटेक्चर है ना, कराची तैयार है, बलूचिस्तान में जो ये 14 लोगों के जावाहक होने की खबर है, उसकी भी वजह यही है कि घरों की तर्ज तामीर ऐसी है कि वो बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप इमेजिन करें कि छतों पे अगर 3 फीट 4 फीट बर्फ़ पड़ती है तो उसका एक बोझ है जिसके तले ये छतें दब जाती हैं और जाहिर सी बात है फिर इसके बाद जानी नुकसान होता है। एक और बहुत बड़ा मसला हमारे सामने ये आ रहा है कि हमने देखा कि सूबा सिंध को जो गैस की सप्लाई है उसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई। आप देख सकते हैं कि उसमें दोनों साइड्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कहा जा रहा है कि सुई से ये गैस निकलती है, सिंध के रास्ते होती हुई पूरे पाकिस्तान जाती है, लेकिन इसके बावजूद सूबा सिंध को उसका मुनासिब शेयर नहीं दिया जा रहा। इसके अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट है, कहा जाता है कि जितने इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, जितने कारखाने यहाँ पे हैं, वो अपनी मद की दी हुई गैस से कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बताते चले कि जहाँ कराची में आप पानी की किल्लत या फिर आप बात करते थे कि बिजली सही नहीं आ रही, गैस एक और पेंडिंग इशू है जो कि इस सर्द मौसम में हमारे लिए बड़ी मुश्किल का बायस बनता है। खाना तेज़ आप नहीं बना सकते बिकॉज गैस की सप्लाई नहीं है। इसके अलावा गीज़र्स नहीं चल रहे, तो सुबह सुबह बच्चों को या लोग जो दफातर जा रहे हैं उनके लिए जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और आपको बताते चलें कि एक नया ड्रामा सीरीज़ आपके सामने है, सैफ और हया की कहानी। ये एक टर्किश कहानी है और ये खुसूसी तौर पे आ रही है ऑन आज एंटरटेनमेंट। ट्यूसडे एंड वेंसडे आप इसको देख सकेंगे और इसका आगाज़ आज यानी मंगल के रोज़ हो रहा है रात 9 बजे। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अमेजिंग स्टोरी। इसकी स्टोरी लाइन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसका जो प्रोमो है उस पर एक नज़र डालते हैं, कुछ झलकियाँ देखते हैं, शायद आप गेस कर सकें कि इसकी कहानी है क्या। लेट्स टेक अ लुक। जी, इट लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देखना मत भूलिएगा। आज इसकी पहली किस्त रात 9 बजे ऑन आज एंटरटेनमेंट। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन जब मैं रशेस देख रही थी तो ये कैरेक्टर यानी ये जो अदाकारा हया का कैरेक्टर कर रही है, शी काइंड ऑफ लुक्स लाइक जूलिया रॉबर्ट्स। इस पर आपका क्या ख्याल है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और स्टोरी सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा बैकड्रॉप ऑफ वॉर भी नज़र आ रहा है। मज़ीद इसके बारे में क्या डिटेल्स है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, जो ठंड का माहौल यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल में बिल्कुल वेदर वाइज हमारे साथ मैच कर रहा है। आगे बढ़ते जी, आपको ये बताते चले कि हमारा आज पे क्या होगा। बहुत अहम है जी, बात करेंगे खुशी के हवाले से, यानी वो वाहिद गोल जिसके लिए हम हर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, किसी जॉब को सह रहे हैं, किसी रिश्ते को अगर चला रहे हैं, उसमें सब एवरी एक्शन दैट वी टेक इट इज़ मोटिवेटेड बाय द फैक्ट कि ये हमें खुश करेगा, हमें बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। लेकिन कभी कभार ये अपने लिए हम खुद ही एक गड्ढा खोद लेते हैं। वी आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स एंड वी ट्रैप आवरसेल्व्स। वो ट्रैप्स क्या होते हैं, आज इस पे बात होगी, खास तौर पे द कॉन्सेप्ट ऑफ को डिपेंडेंस। इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आई थिंक सबसे बड़ी खबर और जिस पे नज़र पूरी दुनिया की थी वो ईरान और अमेरिका की कशीदगी के हवाले से था। और हम देख सकते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब का ईरान का दौरा भी काफ़ी हेडलाइंस का हिस्सा रहा और अब उनका कॉन्वॉय पहुंचा है रियाद। बोथ रियाद एंड तेहरान हैव अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स दैट पाकिस्तान इज़ मेकिंग, ताकि इस खित्ते में जो कशीदगी है, जो तनाव है और जो तलवार लटक रही थी, लोगों ने कहा कि ये कशीदगी शायद एक और बड़ी जंग की तरफ मामलात को ना ले जाए, उस कशीदगी को कम करने के लिए हमारी जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, उसको सराहा गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। नवाज शरीफ की होटल में खाना खाने की तस्वीर पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। वजीर सेहत पंजाब को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाने की हिदायत। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के जाती मौलिश डॉक्टर अदनान से ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट मांग ली। मेरे ख्याल में हर एक को ही अपना कौमी तराना बहुत अजीज होता है, लेकिन पाकिस्तानी कौमी तराने की एक ख़ास बात जो मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर जो लोग नहीं जानते उनके लिए रिपीट कर दी जाए कि ये पहले कौमी तराना है जिसकी धुन पहली तरतीब दी गई और उसके बाद
हफीज जालंधरी साहब ने इसके लिए इसके लिरिक्स, इसके बोल लिखे। अब जरा आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। जिस तरह के कहा गया कि सियासी, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने ये नारा लगाया था और पेशकश की थी MQM को कि वो विफाक से अपनी जो दूरी है वो बना लें और जो उनकी कोलैबोरेशन है हुकूमत के साथ उसको ख़त्म कर दें, तो सिंध में उनको वही ओहदे, वही मिनिस्ट्रीज ऑफर की जाएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, वैसे तो MQM ने इसकी क्लैरिटी दी है कि उनका अलहदा होना और अपने साथ नकात पेश करना इस बात से बिल्कुल कतई ताल्लुक है कि बिलावल भुट्टो जरदाई साहब ने उनको क्या पेशकश दी है, लेकिन देखते हैं इसका क्या सियासी मंजर बन रहा है और ख़ास तौर पे इसके लिए क्या पेशन गोई की जा रही है। ऐसी ही कुछ सियासी पेशन गोइयों के लिए आज हमने यहाँ पे दावत दी है लियाकत सिब्तैन साहब को। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो रहा है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यही होगा कि क्या आप देख रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये मौजूदा हुकूमत से, PTI की हुकूमत से अलग हो जाएगी या बात बन जाएगी? मेरा ख्याल है बात बन जाएगी, बात बन जाएगी, क्योंकि इनका दोनों का जो एक सेटअप है ना वो बेहतर है। शायद पीपल्स पार्टी से इनके इतने वो सिलसिला अच्छा नहीं है। सही। तो ये मेरी कोई राय नहीं है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये बात कर रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि इनका सिस्टम आगे जाके बेहतर हो जाएगा। अच्छा लियाकत साहब, थोड़ा ये भी बताइएगा कि हम इसको क्योंकि कवर भी बड़ा रेगुलरली करते हैं, मेरा खुद भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो आप मुझे बताएं कि साल की आखिर में एक सूरज ग्रहण, साल की शुरुआत में एक चांद ग्रहण, और लोगों ने कहा कि बड़े बड़े इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा? यानी दुनिया में एक अनरेस्ट नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में शदीद हमने देखा कि बुश फायर्स और आग लगी, दूसरी तरफ ईरान और अमरीका की इतनी कशीदगी बढ़ गई। क्या ये मुश्किल वक्त है आलम इंसानियत के लिए? देखें, 2020 का साल जो है असल में ये तमाम मसाइल के हल का साल है। सही। तो जब मसाइल हल होने जा रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ मसले जो है ना वो पीछे से थोड़े थोड़े वो गंदगी जैसे कहते हैं ना साफ होने जा रही होती है। तो ये जो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, इसका तो एक सिस्टम है ना, कोई आज से तो नहीं आ रहे, तो करोड़ों साल से, अरबों साल। अब सूरज के सामने बादल भी तो आ जाता है ना। सही। तो चांद के सामने भी बादल आ जाता है तो वो अंधेरा हो जाता है। इसका कोई एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। और अभी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। पिछले दिनों बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 5 सितारों का इज्तिमा है जो कि बड़ा खतरनाक होगा, ये होगा, उसमें से 3 तो निकल गए, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन बड़ा रेयर ये जो चीज़ है जो आमतौर पे कहा जाता है कि प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड होना। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें कि इसको अंग्रेजी में आप समझ लीजिए कि सितारे की उल्टी चाल, जो कि सिर्फ एक नज़र का धोखा होती है। लियाकत साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जो 5 मेजर प्लैनेट्स हैं वो एक बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए, अगले 3 हफ्ते के लिए, इन सारों की चाल सीधी है, इस वक्त कोई रेट्रोग्रेड में नहीं है। तो ये तो फायदे की बात हुई ना हमारे लिए। देखिए, रेट्रोग्रेड जब भी होता है ये तो एक फार्मूला है कि कोई भी सितारा जब सूरज से 280 डिग्री पीछे आता है तो रेट्रोग्रेड होता है, सूरज से 280 डिग्री आगे निकलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो होता आ रहा है, इसका कोई उससे वो नहीं है। अब 5 सितारों की आपने बात की जिसमें से 3 तो निकल गए हैं, बाकी 2 रह गए हैं। अब आज सन निकल जाएगा, फिर मुश्तरी और जोल रह जाएगा, ये 24 को सैटर्न भी निकल जाएगा, फिर मुश्तरी अकेला रह जाएगा। लेकिन सैटर्न कंजंक्ट के बारे में कहा जाता है लियाकत साहब कि इस दफ़ा 12 जनवरी को सबने बड़ा ईयर मार्क किया। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा है पिछले 38 सालों में। आपको बताते चले कि जो इस वक्त पोजीशन बनी है सैटर्न और जुपिटर की, ये लास्ट टाइम बनी थी नवंबर 1982 में। यानी 38 साल के बाद कहा जा रहा है कि जो कुछ आपने बोया है, जो मेहनत की है और लोग कहते थे उसका सिला नहीं मिला, जो कुछ आपकी एक ओवरऑल थिंकिंग थी, अब वो नजर आने लगेगा। आप इसको मानते हैं? अब उसकी सफाई होने जा रही है। अब चूंकि सैटर्न अपने बुर्ज में आ रहा है, जद्दी में आ रहा है, और मुश्तरी भी अपने बुर्ज में कौस में आया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये जो हम जंगे वंगे ये इसकी कोई हकीकत नहीं है, सब थम जाएंगी, कुछ नहीं। दुनिया में अब अमन शांति है, क्योंकि 2 मेजर सितारे, एक जोहल सैटर्न और दूसरा जुपिटर, ये अपने घरों में है। तो इससे मैं समझता हूँ कि 2020 का साल बहुत अच्छा, खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो एसेंडेंट है वो एरीज है, और सैटर्न जो है पाकिस्तान के 10वें घर में आएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत में, मर्तबे में, कारोबार में, लोगों के मसाइल हल होंगे, लोग अच्छे तरीके से रोजी रोजगार कमा सकेंगे।
तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। अच्छा, आपसी इंतशार और इक्तिसादी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं इस वक्त देख रही थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पाकिस्तान के लिए जो हदफ रखा है, उन्होंने कहा कि सिर्फ रेमिटेंसेस साल 2020 में 24 बिलियन होंगी। आप समझते हैं कि ये हदफ, क्योंकि हम देख रहे हैं दूसरी तरफ यूके की, अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही हैं, और रेमिटेंसेस का मतलब है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ये अमाउंट पाकिस्तान भेज पाएंगे, तो जब पूरी दुनिया में मईशत स्लो डाउन हो रही है, ऐसा हदफ पाकिस्तान अचीव कर पाएगा? जी, पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग अपना सरमाया इधर ट्रांसफर करेंगे। जाहिर है मामला, क्योंकि पाकिस्तान का एक राजयोग बन रहा है। सैटर्न जो है पाकिस्तान के जायचे में 10वें घर में है, और जोहल का ये फार्मूला, सैटर्न का ये फार्मूला होता है कि जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को बेहतर करता है, और जुपिटर का ये फार्मूला होता है कि जिस घर में बैठता है उसकी मंसूबात को खराब करता है। तो सैटर्न का 10वें घर बैठना जो है ये एक राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा राजयोग शायद पाकिस्तान के जायचे में शायद पहले नहीं आया, यानी 2 सितारे इस पोजीशन पे आए थे, मुश्तरी जुपिटर अपने घर में, सैटर्न अपने घर में। ये एक राज, जो छोटे सितारे उनकी तो मूवमेंट होती ही रहती है, उनसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये सन साइन की बात कर रहे होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये देखें, दुनिया की आबादी कोई तकरीबन इस वक्त 7.5 अरब है, और बुर्ज 12 है, 12 को 7.5 अरब पे आप तकसीम करें तो 55 करोड़ आदमी एक बुर्ज की मखलूक बनता है। तो ये जो बात करें ना 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ के हालात एक जैसे नहीं हो सकते। अगर लगन का मालिक 8वें पड़ जाए तो 55 करोड़ एकदम मौत वाक़या हो जाए, 10वें पड़ जाए तो 55 करोड़ बादशाह बन जाए, ऐसा कोई मुशाहिदा नहीं है। आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं, हम ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वैदिक करते हैं, वैदिक को फॉलो करते हैं। मेरे फादर ने इस पे बड़ी रिसर्च की, 70 साल कई किताबें लिखी, 40-45 साल मुझे हो गए, मेरी बड़ी रिसर्च है। मैंने कोई 18 लाख जायचा बनाया, अल्लाह का शुक्र है, मैंने बड़ी इस पे रिसर्च की। बल्कि मेरा एक बेटा भी है कामरान लियाकत, वो लाहौर में, हमारी समझ लें कि ये तीसरी नस्ल है अब जो। सत्येंद्र साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि एक दिन का ही फ़र्क है, जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया कि पाकिस्तान का असेंडेंट एरीज है, लोग कह रहे हैं कि इंडिया के लिए शायद अभी जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हालात नासाजगार रहेंगे, खुसूसन मोदी साहब के लिए। क्या आप इस प्रेडिक्शन से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए आगे चल के अपने आप को सर्वाइव करना मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि इंडिया मज़ीद डिवाइड होगा, और ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दूसरी बात ये कि वो लोग कहते हैं ना कि इंडिया जैसे 15 अगस्त को बना, ये गलत है। हम बने हैं, इंडिया तो पहले जैसे बांग्लादेश बना, तो इसका मतलब हम तो नहीं बने, हम तो वहीं के वहीं थे। तो मुझे बताएं फिर इंडिया के हवाले से जो पेशन गोई की जाती है, उसके लिए कौन सी उसकी डेट को मान के चला जाता है? बहुत पुराना जायचा है, हजारों साल पुराना जायचा है। मेरे फादर की एक बुक में उनका जायचा पड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं है, कभी बात होगी तो मैं उस पर भी बात करूंगा। इंडिया का जायचा तो हम बने हैं, इंडिया तो वहीं का वहीं है। सही, जैसे वो मैंने अभी मिसाल दी कि बांग्लादेश बना, हम तो वहीं के वहीं हैं। लियाकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दैट करेक्शन और आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। आज वक्त कम था तो हम ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा दावत देंगे एंड वील हैव अ मोर डिटेल डिस्कशन। अभी वक्त हुआ है जी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैंने आपको कहा था आज ट्यूसडे के रोज हमने बात करनी है पिगमेंटेशन के हवाले से, इसकी क्या वजूहात बनती हैं और इससे रिलेटेड दूसरे मसाइल, और ख़ास तौर पर जो लोग बहुत ज़्यादा लेज़र टेक्निक्स की तरफ अगर जा रहे हैं, चाहे वो हेयर रिमूवल के लिए हो, फैट रिडक्शन के लिए हो, कितने कारआमद हैं और उसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक जी। मौसम की खबरों से हमने शुरू किया था, आपको बताते चलें कि कल फ्लाइट्स भी काफ़ी सारी कैंसिल हुई हैं। मेरी अपनी बहन इस्लामाबाद में फंस गई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बोर्डेड द फ्लाइट। तो वो तमाम मुसाफिर जो घर से दूर हैं, चाहे वो ऑन रोड हैं या वो किसी एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अज जल्द अपनी मंजिलों पर पहुँच जाएँ। ट्रेन भी बहुत डिले हो रही थी, सो वी होप दैट एवरीबडी मेक्स इट सेफली टू देयर डेस्टिनेशन। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि आज का हमारा बिग टॉपिक होगा को डिपेंडेंस के हवाले से। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं टॉक्सिक
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के लिए, लेकिन हम अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को भूल जाते हैं। क्या वजह है कि एक कंप्लेनिंग वाइफ बहुत सारी सिचुएशंस को डील करते हुए कहती है कि भाई इनका कोई हल नहीं है, लेकिन फिर अपने आप को बार बार उसी इक्वेशन में डालती है, खुद अपनी गलती को बदलते नहीं है। ये होती है जी को डिपेंडेंस। इस पे बात करेंगे 10 बजे। अपने क्वेश्चंस और कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजें। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट ट्यूसडे हमने बात करनी शुरू की थी पिगमेंटेशन के हवाले से, तो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर, और उन्होंने बड़ा इंकशाफ ये किया था कि ये जो आप बड़ा लाइटली लेके हर तरफ लेज़र से हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं या फिर फैट रिडक्शन करवा रहे हैं, वो तो एशियाई जिल्द के लिए बना ही नहीं है। और जब नहीं बना तो इसके एक जो बड़ा कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है वो है पिगमेंटेशन, यानी वो हिस्सा जहां आपने लेज़र करवाया है वो जिल्द ज़्यादा स्यामाइल हो जाए, वहां पे पिगमेंटेशन बढ़ जाए, ये उसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाइक एवरी ट्यूसडे डॉक्टर खुर्रम मुशीर। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर खुर्रम, ये जो आपने सवाल ये यानी हमें स्टेटमेंट दिया, ये कोई खास स्किन टाइप या हर पाकिस्तानी स्किन इसके प्रोन हो सकता है? ज़्यादा गोरे हों या स्किन ऑयली हो तो क्या ये साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं या किन के लिए ज़्यादा मुश्किल है? थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। अच्छा देखिए, टोटल स्किन टाइप्स होती हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोगों की जो आते हैं जहां हम लोग 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6 3 4 5 6 और 1 2 आती है, अगर आपने देखी हो स्कैंडिनेवियन या ब्रिटिश, बिल्कुल कॉकेशियन, और बिल्कुल, और 7th आती है अफ्रीकन या सदर्न इंडियन, तामिल स्किन जो होती है। और हमारी जो होती है वो पर्शिया से लेके, टर्की से लेके, ग्रीस वाली से लेके 3 4 5 6। अच्छा, इन तमाम पे अगर आप देखें, जो एक तो टाइप 1 और टाइप 2 के लिए लेजर अभी तक वो जो हेयर रिमूवल के लिए वो मेंट इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर आप देखें कि अगर वो लोग अगर सनबेदिंग करते हैं अंग्रेज, तो आप देखिए वो टैंड होते हैं। लेकिन डॉक्टर खुर्रम, फिर हम जो बात कर रहे थे कि अगर आप बिल्कुल कॉकेशियन है, सफ़ेद फार्म आपकी स्किन है, तो आम तौर पे आपके जो बाल होते हैं वो भी भूरे या हल्के रंग के लाइट होते हैं। हमें तो जितने मैंने लेज़र डॉक्टर से बात की, उनका ये कहना है क्योंकि आपका बाल, पाकिस्तान में जो बाल है वो सियाह है, थिक होता है और सियाह है, बिकॉज लेज़र तो ब्लाइंड है ना, वो तो सिर्फ वो काली जगह को देख रहा है, वो एक तरह से जो सबसे ज्यादा पिगमेंटेड जगह है वहां पे जाके वो अपना लेज़र उसको टारगेट करता है। तो लोग कहते हैं क्योंकि हमारे बाल ज्यादा सियाह हैं, ज्यादा मोटे हैं, थिक हैं, तो उसका गिरना या उस पर बड़ा इफेक्टिव है लेजर। जो आपने बात की कि इससे स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ सकती है, शुरू में तो मैंने अक्सर लोगों को देखा बड़े इस बात पे खुश होते हुए कि IPL अगर उन्होंने कराया है तो स्किन ज्यादा गोरी हो गई है, बिकॉज जो स्किन का भी पिगमेंट था उसको भी जाके उसने टारगेट कर लिया। बिल्कुल, उसको भी देखिए एबॉलिश करता है। अब उसने देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो टाइप 1 टाइप 2 है, अगर वो सनबेदिंग के लिए जाते हैं या सूरज में जाते हैं, टैंड होते हैं, ठीक है। हम लोग अगर सूरज में ज्यादा जाते हैं हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो लेजर की इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, जब उन पे एशियन स्किन पे जब टारगेट करती है तो हमारी स्किन को वो बर्न करती है, मेलानिन फॉर्मेशन मल्टीप्लाई करती है 99% केसेस में। और आप किसी भी इसमें देखें, आमतौर बहुत कम है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा है, डाइट अच्छी है, ठीक है, आप मेंटेनेंस है, सन एक्सपोजर नहीं है, अच्छा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, तो फिर आप किसी हद तक आप उसको सरवाइव कर लेते हैं। मगर 90% में अगर आप देखें, अभी भी आप गूगल पे सर्च करें तो एशियन ना भी लिखा हो तो टाइप 3 टू लेके टाइप 6 में। अच्छा, एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं अगर कोई स्किन हेयर रिमूवल के लिए जा ही रहा है वाया लेजर, एंटी पिगमेंटेशन क्रीम्स इस्तेमाल करें, क्या करें? देखिए, पहले तो आप स्किन को जब आप लेजर कराना शुरू करें, उसको बिल्कुल आप बहुत ही सॉफ्ट रखें, बहुत ही वेट रखें, उसको मॉइस्चराइज रखें। विटामिन ए अगर आपको करवाना ही है, अगर आप नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत ही अंडर आर्म्स हो गए या आपका फेस हो गया, वहां पे डेफिनेटली हेयर ग्रोथ ज्यादा है, मगर वहां पे पिगमेंटेशन भी ज्यादा है। जो आपके बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर जैसे आर्म्स हो गए आपके या लेग्स हो गए, उसके लिए लोग कराते हैं, उसमें पिगमेंटेशन के ब्राइट चांसेस नहीं है। एक तो वो कवर्ड है, ठीक है, और सेकंड वाइज स्किन बहुत सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, ठीक है। पहली बात ये कि जब आप लेजर कराते हैं तो आप इसको विटामिन ई से मॉइस्चराइज रखें, और फौरन लेजर के दौरान आप प्रॉपर कूलिंग जरूर होनी चाहिए। अब यानी आपके लिए आइस पैक्स होने चाहिए, वही जो आपका लैंप होता है उसमें भी कूलिंग डिवाइस होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको बहुत सारे मनी मेकर्स मिलेंगे जो आपको कहेंगे करवा लें जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
पैच टेस्ट बहुत जरूरी है जहाँ पे, और वही डॉक्टर खुर्रम वाली बात, आपके हाथ, आपका पैर और आपका फेस, उसमें बहुत फर्क है। तो अगर आपने पैच टेस्ट अपने फेस के लिए करवाना है तो बिहाइंड द ईयर जरूर करवाएं, बिल्कुल, क्योंकि आप फेस आमतौर पर लोग कहते हैं जी हाथ पे कराया कुछ नहीं हुआ, चले जी फेस पे करते हैं, बिल्कुल अलग है। अच्छा, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको बताऊं कि सेकंड चीज, जब लेजर लोग कराते हैं, पहले आपने देखा होगा लेजर मशहूर था, अब IPL है। लोग समझते हैं जी ये तो चेंज हो गया है, इंटेंस पल्स लाइट है, ये वो एक ही चीज, नाम उसका चेंज हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली आप अरेबियन स्किन देखें, आप एशियन स्किन देखें। अच्छा, डेफिनेटली अरेबियन स्किन में थोड़ा सा इसलिए वो थोड़ा बच जाते हैं, वो बहुत कराते हैं हम लोग। अच्छा, वेरी क्विकली डॉक्टर खुर्रम, क्योंकि वक्त मेरे पास कम होगा, एक तो जो लेजर आप करवाने जाएं, पहले एक कंसल्टेशन की आप सिटिंग रखें, आपको पता होना चाहिए, रिसर्च कर लें कौन सा लेजर है। और दूसरा जो आजकल बड़ा कॉमन है, फिलिप्स का एक होम लेजर इक्विपमेंट भी आया हुआ है, लुमिनार, वो लेना चाहिए नहीं, क्योंकि बहुत महंगा है 85,000 रुपए का है अगर आपने घर पे लेना है, लेकिन उसको आप रेकमेंड करेंगे या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरह आप उसको मिस यूज हो जाता है, मिस हैंडलिंग होती है, आपको पता नहीं कितनी इंटेंसिटी पे करना है, कितने आप डिस्टेंस से मेंटेन करेंगे, लोग उसको यूज किए जाते हैं। मैं ऐसी आपको बता रहा हूँ कि लेजर हो गया, लोग मेरे पास आते हैं कि जी वाइटनिंग इंजेक्शन आपको बहुत गोरा नहीं करता मगर ग्लो करता है। जी वो कहते हैं मुझे पैक करके दे दें, मैं घर में लगवा लूंगी, मैं अपनी मेड से लगवा लूंगी, मैं किसी कहीं दुबई जा रही हूँ, वहां पे मेड है, वो मेरे घर में लगा देगी। तो ये चीजें आप घर पे नहीं कर सकते। अच्छा, एक लेजर का भी आपको मैं बताऊं कि आप करिए होम मेड जो भी थेरेपी आपकी, एक इंटेंसिटी में कभी भी लेजर नहीं किया जाता, हर दफा वो वेरिएशन होती है। इंजेक्शन में भी यही है कि एक डोज आपको थोड़ी कि हर एक को वो सारी पूरा क्रू आया हमारा सबको एक ही लगा दिया, हर एक के हिसाब से होता है कितनी इंटेंसिटी है, क्या डोजेज है। अच्छा, इसके गुफ्तगू जिसका लफ्जी मतलब है, यानी मैं एक ऐसा अमल इख्तियार करूं जिससे मेरी रूह तवाना रहे, यानी खुशी का असल मकसद है, जिसको हम अक्सर कहते हैं ना कि रूहानी खुशी हासिल करें। अली भाभी, क्या रूहानी खुशी सिर्फ चैरिटी करके सिर्फ हासिल की जा सकती है? इसमें हम बात करते हैं, एक ब्रेक की तरफ जाने को कहा जा रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वील बी बैक और कहेंगे रूहानी खुशी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टे विद अस। जी, ये मैं ट्रेलर देख रही थी तो मुझे ख्याल आया कि अक्सर जो हमारे यहाँ लव स्टोरीज होती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऐसी शुरुआत होती है और ऐसा लगता है कि दूसरा शख्स आपकी ज़ात का महवर है, ये खुश तो दुनिया रंगीन, आप भी खुश। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, अगर हम ये भी नहीं कहते कि भाई आपकी लाइफ में कोई विलन, कोई मुगैम्बो नहीं आया, कोई अमरीश पुरी नहीं था, इवेंचुअली शादी भी हो गई, तब भी अपनी पसंद से शादी करने वाले लोग साथ में खुश नहीं रह पाते। इसकी क्या वजह है? ये आप हमें कॉल करके बताइए कि पहले जिस शख्स के सिर्फ मुस्कुरा देने से, सिर्फ नजर आ देने से आपका दिल बागो बहार हो जाता था, अब जब आप उसके साथ रह रहे हैं तब आप खुश क्यों नहीं हैं? ये सवाल हम करेंगे। अब हमें है दानिश जावेद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल चाल है? A lot of love stories become very sour. इसकी क्या वजह है? आप खुशी तो इंसान अपनी खुशी से शादी करता है, तो फिर तो खुश रहो, क्यों नहीं रह पाते? देखिए, इसमें I think the most important question here is that when we talk about happiness, when we talk about love, we think of love as, you know, कि वो हमेशा रहेगा, happiness हमेशा रहेगी। ये कहा जाता है pursuit of happiness and only happiness is also a negative experience. You can't always expect कि मैं इसकी शक्ल देख के खुश रहूँगा, ये मुस्कुरा देगी या मुस्कुरा देगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये मुझसे बात करेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। पहले तो हदफ होता है ना, पहले इंसान कहता है कि गोल ये है कि ये मिल जाए। अब जब मिल गया उसके बाद का तो सोचा ही नहीं था। उसके बाद का सोचा ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे, जो भी देख रहे हैं, कि जिस तरह हमारी हार्ट बीट होती है ना, ऐसे करके अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इस तरह जिंदगी की भी रेस ऐसी होती है, टाइम ऐसे होता है, बट द लाइन हैज टू गो अप, बट यू नो इट हैज टू बी अप एंड डाउन। तो अगर आज मैं आप दोनों से ये पूछूं कि मेरे ऑडियंस को सबसे सिंपल फॉर्मूला सिखा दें, चलें अगर 100% टाइम खुश नहीं रह सकते, 80% हम खुश रहें, इत्मीनान से रहें, सुकून में रहें, तो उनको क्या करना चाहिए आलिया भाभी? सब्र और शुक्र। जिसको ये दो हुनर आते हैं वो हर वक्त खुश रहेगा। अच्छा, आपको कुछ मिल गया, आप 24 घंटे अल्लाह ताला को थैंक यू बोलिए। एक तो 24 घंटे अल्लाह को आवाज देते रहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कोई बच्चा माँ को आवाज देता है तो माँ उसको सुनती है। इसी तरह आप अल्लाह को हर वक्त आवाज देंगे तो आपकी हर बात सुनेगा और आपकी मानता भी है, अल्लाह मानता है। तो जब आप शुक्र अदा करते रहेंगे तो आपकी अच्छी चीजों को बढ़ाता भी चला जाता है। आपने एक चीज में किया, दूसरी मिली, तीसरी मिली, और अगर कहीं वो उसमें कमी कर देता है तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो हमेशा हमारे पास चीजें अच्छी ज्यादा होती हैं, बुरी चीजें कम होती हैं, तकलीफ कम होती है,
लेकिन इंसान की फितरत है कि इंसान के पास जो चीज नहीं होती उसकी शिकायत बहुत करता है। अच्छा, कहानियां देखनी चाहिए। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज वाकई आपको अपलिफ्ट करती हैं। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन कल परसों मैं नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देख रही थी, द स्काई इज पिंक। इट्स अबाउट दिस गर्ल हु इज बोर्न विद अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, और फिर उसके माँ बाप बड़ी स्ट्रगल करते हैं, शुरू में उसका इलाज मुआवजा करवाते हैं, फिर तकरीबन 15 साल की उम्र में उसकी लंग्स में कोई डिजीज आ जाती है, यानी उसको जहाँ कहा जा रहा था कि वो जिंदगी का 1 साल भी बमुश्किल कंप्लीट करेगी, शी लिव्स फॉर 18 years। आई थिंक नोटिसिंग दैट मूवी वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। और ऐसी बहुत सारी कहानियां अपने इर्द गिर्द हैं। सिद्रा, खुशी बाहर नहीं होती, हम क्यों खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं? खुशी हमारे अपने अंदर होती है, और अपने अंदर कैसे आएगी? जब हमारे अंदर कनात होगी। हम अगर पॉजिटिव, आपने देखा होगा पॉजिटिव लोग कंप्लेन करते ही नहीं है। पॉजिटिव लोगों को अंधेरे में भी ये सुकून होता है कि इस अंधेरे के बाद उजाला आ जाएगा, और जो नेगेटिव लोग हैं वो हर चीज की नेगेटिव ही पिक्चर देख रहे होते हैं। आप एक डॉक्टर को देखिए, अगर डॉक्टर किसी भी मरीज को देखता है और उसको पता होता है कि अब इसकी जिंदगी कम रहेगी, फिर भी वो उसको उन लम्हात में भी खुशी देने की कोशिश कर रहा होता है, पॉजिटिव बातें कर रहा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए देखा है, यानी उनकी जिंदगी के तजुर्बात तल्ख होते हैं, तो वो अपने आप को, वो जो उनकी ओरिजिनल डिफॉल्ट सेटिंग थी ना, जो फैक्ट्री सेटिंग अल्लाह मियां ने भेजी थी पॉजिटिव करके, वो भूल जाते हैं और उनका सिस्टम करप्ट हो जाता है। इस पे बात करते हैं जी, एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सदर अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप साहब बताइए, इस्लामाबाद में कितनी सर्दी है इस वक्त? इस्लामाबाद में जबरदस्त सर्दी है, लेकिन 2 दिन की लगातार बारिश और ऑलमोस्ट -1 टेम्परेचर के बाद आज धूप निकली है। इट्स ऑल टुगेदर मसला डिफरेंट टुडे। क्या बात है, मुझे ऐसा लग रहा है पकौड़े और चाय वाला वेदर है, वो तो यहाँ पे भी है। ऐसा जबरदस्त वेदर है, आई कांट टेल यू। ये बताएं ना, ये होते हैं सिंपल खुशियां जिंदगी की, इंसान पकौड़े चाय में खुश हो जाए। लेकिन बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये बात, आप लोग जो बात कर रहे हैं, बेसिकली मैं भी उसी थीम के अराउंड बात करना चाह रहा था, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड, लेकिन मैं ये 2 चीजें स्ट्रेस करूंगा कि बेसिकली जो है हमारे अतराफ जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ हम उस पर काबू पा सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं। और दूसरी चीज ये देखिए, चीज ये है कि मैन इज थैंकलेस क्रीचर बाय नेचर। हमें हर सुबह उठने के बाद हमारे पास अल्लाह ताला की जो अनगिन दी हुई नेमतें हैं, उनका शुक्र अदा करने की जरूरत है। और ये शुक्र उस वक्त आ सकता है जब हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं कितने डिप्राइव्ड हैं, कितने गरीब हैं, किस किस्म में रह रहे हैं। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि ये बात हम लॉजिकली समझते हैं, लिप सर्विस भी करते हैं। आप किसी भी शख्स से जो बहुत आपको नेगेटिव लग रहा हो, 2 मिनट बात कीजिए, लेक्चर दीजिए, उसको क्या तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए, वो फौरन पलट के ना इंसान डिफेंसिव होता है, कहते हैं नहीं शुक्र तो मैं करता हूँ, मैं पॉजिटिव भी हूँ। लेकिन और फिर दूसरी चीज ये कि हम अपनी नेगेटिविटी का ब्लेम कभी खुद नहीं लेना चाहते। हम कहते हैं जी हालात ने, किसी और शख्स ने मुझे ऐसा कर दिया है। खवातीन अक्सर ये कहती हैं। आखिरी बात मैं करना चाहूंगा वो ये है कि आपने बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया, हमें सिर्फ और सिर्फ करना ये पड़ेगा कि हमें या तो खुद स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, या हमें से फोकल पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें एटलीस्ट हर महीने उन लोगों के पास लेकर जाएं जिनके ऊपर सर पर छत नहीं है, जो हॉस्पिटल्स में इंतहाई बुरी कंडीशंस में जिंदगी की कश्मकश में है। तो अगर हम जब उनको देखते हैं तो फिर ही हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर पाते हैं। असल में जब तक हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे, हमें वो अदराक ही नहीं होगा। बहुत शुक्रिया वहाब साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर आप पर्सनली फिजिकली नहीं भी जा सकते, मैं कहती हूँ विजुअलाइज कीजिए एक स्विच को, किसी भी चीज पे जब आपको गुस्सा आने लगे, चिड़चिड़ाहट होने लगे, उसको जैसे अल्लाह ताला भी कुरान हकीम में बार बार कहता है गौर और फिक्र करें। कमिंग बैक टू दिस, दानिश मुझे बताएं कि बहुत अच्छे लोग थे, बड़े पॉजिटिव थे, हम भी किसी जमाने में कभी हम खूबसूरत थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग कड़वे और कसीले और नेगेटिव होते चले जाते हैं और मानने को भी तैयार नहीं होते। क्या उनको टर्न अराउंड कैसे किया जाए? जिस तरह आपने कहा था कि एक तो टूल बताएं ऑडियंस को कि टूल क्या होना चाहिए। जिस तरह आलिया बाजी ने कहा कि ग्रैटिट्यूड एंड सब्र, दैट्स गुड, दैट्स अ वेरी स्पिरिचुअल लेंस टू इट। इसके अंदर अगर थोड़ा सा आप ह्यूमन लेंस डाल देना, उसमें वी टीच अ टूल दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट। जिस तरह अगर आप एक नेगेटिव माहौल में, उसने आपको बदल दिया है, so how do you respond to it? The reaction to it is that you become negative yourself. क्या आप कहते हैं इस माहौल की वजह है, you blame the माहौल, you blame your surroundings,
And how do you respond to it? में आप कुर्सी को लात मार देते, गुस्सा निकाल देते, but that's okay also sometimes. लेकिन how do you respond to it? You respond to it by changing the माहौल. You respond to it या माहौल से निकल जाए, नए माहौल में चले जाएं, या फिर जद्दोजहद में लग जाए कि मैं माहौल को बदल दूंगा या बदल दूंगी, या बट दैट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड और रिएक्ट. रिएक्शन ये होता है कि जैसा माहौल वैसा मैं. माहौल का इम्पैक्ट होता है. खुशी इज मोस्टली एन इनसाइड जॉब, बट देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑल्सो ऑन योर सेल्फ, और इसकी वजह से आपकी साइकी, आपकी नफ्सियात इम्पैक्ट होती है, बाय ऑल मीन्स होती है. तो उसको बदलने का तरीका एक तो ये होता है कि एक तो आप अवेयर हो जाएं कि यार ये मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, क्या. दूसरा आप ये सोचें कि अब मैं उस पर रिएक्ट कैसे करूं, मैं खुद भी नेगेटिव हो जाऊं, दूसरों को गुस्सा करूं, दूसरों को गालियां दूं, इनके जैसी हो जाऊं, इनके जैसा हो जाऊं, या फिर मैं ये समझ के कि यार ये नेगेटिवली मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, तो मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं कि या फिर अपनी हिम्मत जटोड़ के उससे लड़ूं, या फिर माहौल तब्दील कर लूं. बिल्कुल सही. एंड देन मूव आउट. माहौल कई दफा तब्दील नहीं हो पा रहा होता, तो सास कैसे बदले भाई, वही है. बच्चे नहीं बदल सकते. अब वो बच्चे जो शेल्टर होम में माँ बाप को फेंक जाते हैं, अब वो माहौल को कैसे बदलें. बात यह है कि ट्रेनिंग हमको डे वन से अपने बच्चों को हर सिचुएशन से निपटने की देनी पड़ती है. उसमें ट्रेनिंग यही होती है कि अगर माहौल नहीं बदल रहा तो उसमें आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेते हैं. उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिसमें एडजस्ट करते हैं, एक वो जो बगावत कर देते हैं. हमें किसी एक्सट्रीम पर नहीं जाना होता. जैसे रिश्तों में भी हम कहते हैं, एक वो लोग हैं जो मार खा खा के रिश्ता निभाई जा रहे हैं, एक वो हैं जो तोड़ देते हैं. हम जहां बैलेंस ला पाएंगे वहां सिचुएशन थोड़ी बेहतर रहेगी. ना तो सर निगू कर दो और ना बगावत कर दो. ये बीच का जो रास्ता है, ये कैसे. अब मिसाल के तौर पे घर पे बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी बात पे बहुत घरेलू झगड़े हो रहे हैं, तो फिर जिसको आप संभालने वाला कहेंगे, जो इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या मशवरा देंगी. झगड़े के माहौल को ना छोड़ सकते हैं, और ये अच्छी वाली बगावत कैसे की जाए. बैलेंस. आपकी फैमिली में हमेशा कोई ना कोई आपका सपोर्टर होता है. अगर फैमिली में, दुनिया में कोई आपका सपोर्टर नहीं है, तो आप में कहीं ना कहीं कोई कमी है. ठीक है, आप उस कमी को ठीक कीजिए. ये जो सपोर्टर्स होते हैं, ये बड़े कीमती लोग होते हैं. ये वो होते हैं कि जब आपको दुनिया में कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आपको लगता है आप गिर गए, ये हाथ बढ़ाकर आपको देते हैं और आपको खड़ा कर देते हैं. अलिया भाभी, जैसे वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये वो वाले लोग होते हैं. अच्छा जी, मेरे पास फेसबुक पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. सबसे पहले उनको इंक्लूड कर लेती हूँ, फिर एक कॉलर भी है हमारे साथ. सबसे पहले जी अंजुम शाह ने मैसेज किया है, अल्लाह के अदल पर यकीन रखने वाले हमेशा खुश रहते हैं और अच्छाई बिना किसी गर्ज के किए चले जाते हैं. पेशेंटली वेट फॉर द डिवाइन डिक्री, यानी अल्लाह ताला के इंसाफ का इंतजार कीजिए. दूसरा अशफाक अहमद ने कहा है कि जी बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर स्किल्स, हमें अपने आप में ये सलाहियत पैदा करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ एडजस्ट करें, लेकिन उन पे कंप्लीटली इन्हिसार ना करें और उनके बगैर भी खुश रहना सीखें, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फिर सोफिया फरहान ने मुझे लिखा है, आई थिंक टू अचीव रियल हैप्पीनेस यू शुड बी वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग. ये हमें मैजिक वर्ड सबने समझा दिए कि कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का आपको इज्जत देना और आपको अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है इनकी नज़र में. एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मिसेस अहमद कराची से. जी मिसेस अहमद, क्या कहेंगी, खुश कैसे रहा जाए. और अभी जैसे हमारी एक मैसेज करने वाले ने कहा, सूफिया ने, कि कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है अगर आप खुश रहना चाहते हैं. आप इस पे यकीन रखती हैं? जी बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है और हमें अपनी ना बेटों और बेटियों दोनों को सिखाना चाहिए. दरअसल हमारी मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी ना लड़कियों को तरबियत देते हैं, लड़कों को नहीं देते. लड़कों को भी अगर हम ये तरबियत दें कि जो आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता है उसे मिलजुल के निभाना चाहिए. जैसे मैं आपको अपने मिसाल दूं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड की बहुत कम सैलरी थी, लेकिन हमने, और मैं बहुत बड़े अच्छे घर से आई थी, लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता चीजों में अपने अंदर की खुशियां देखी. अब जैसे आजकल जो है ना, वो लड़के लड़कियां सिर्फ बाहर जाके आउटिंग करने को खुशी समझते हैं कि बाहर हमने डिनर कर लिया तो बहुत बड़ी खुशी हो गई. हाँ जी. लेकिन उसके लिए घर के अपने अंदर के माहौल को, अपने अंदर के जो लोग हैं उनको नाराज करके और बाहर जाने की कोशिश में रहते हैं. अच्छा, वैसे इसमें मिसेस अहमद सबसे ज्यादा दुर्गत ना मुझे लगता है कि लड़कों की, आदमियों की बनती है, क्योंकि आप देखें बहुत महंगी वेकेशन पे ले भी जाते हैं, बहुत महंगी आउटिंग भी करा देते हैं, फिर भी नहीं खुश होती खवातीन. नहीं, मैं आपको मैं ये बता रही हूँ कि जैसे कि अगर हम लोग, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, वो हमें बिठाते थे और अच्छी बातें बताते थे कि बेटा ये चीज करो, ये इतने में गुजारा करना सीखो, इतने में खुशी सीखो. खुशी अपने अंदर होती है. मैं आपको बताऊं, मेरी नई नई शादी हुई और मैंने शादी के तकरीबन मेरी
पहली बेटी जब मैट्रिक में गई है तब मैंने फर्स्ट टाइम जो है बाहर डिनर किया है। बिल्कुल, लेकिन वो लाइफ मैंने इतनी अच्छा, मैं एक कपल को जानती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज अहमद कॉल करने का। मैं एक कपल को जानती हूँ, उनकी कहानी यानी जिंदगी में बहुत कुछ हो गया माशाल्लाह, शादी को 30-35 साल हो चुके हैं। शादी के फौरन बाद आलिया भाभी शायद क्वेटा जाना हुआ था, तो उस जमाने में जाहिर सी बात है सबको शौक होता है, और आज भी बड़ी दिलफरेब नज़ारे हम देख रहे थे बलूचिस्तान के, जियारत जाने का शौक। वो जो हस्बैंड थे वो अपनी वाइफ को जियारत नहीं लेके गए थे। आज जो कुछ भी हो जाए माशाल्लाह 35 साल में अमेरिका घूम लिया, यूरोप घूम लिया, लेकिन बात वहीं से शुरू होती है, वो जो जियारत था ना उसकी जियारत नहीं कराई थी तुमने। तो ये बड़ा अहम होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। और कॉम्प्रोमाइज से मुझे एक बहुत जबरदस्त चीज याद आई है, वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, $1 मिलियन क्वेश्चन जो अक्सर लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी उठाया, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे जो कमेंट्स और क्वेश्चंस है वो हम इंक्लूड नहीं भी कर पा रहे, वक्त कम है हमारे पास। अब हम बात करना चाहेंगे इंटरडिपेंडेंस पे, जिस पे बहुत बात की जा रही थी। कई दफ़ा अगर हम अपने आप को मजलूम समझते हैं तो उस मजलूम दास्तान से हमें मोहब्बत हो जाती है, उसके बियॉन्ड हम देख नहीं पाते। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अपने हाल में अकेले ही खुश रहना है तो फिर इंसान इन रिश्तों को निभाए कैसे? यानी अगर आपने इनको अहमियत नहीं देनी, इनको साथ निभा कर नहीं चलना, इनको कॉम्प्रोमाइज इस पे नहीं करना, अगले की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखना, तो फिर व्हाई डू यू गो फॉर इट? सबसे बड़ा सवाल ये। आलिया भाभी, मैं वालदैन के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूँगी। वालदैन नो डाउट अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन फिर उसका रिटर्न भी मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इज्जत तो चले उनको देनी चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, लेकिन उनकी हर रजा पे सरखम कर देने वाली जो तवक्को है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो सोसाइटी में ऐसा बहुत कम होता चला जा रहा है। आप देख रही हैं जिस तरह से, अगर मैं सबसे मतलब मेन यूनिट जो होती है फैमिली का, चाहे वो शादी के हवाले से ले लूं, निकाह ले लूं या मैं डिवोर्स ले लूं, अब माँ बाप का वो वाला हाल नहीं है। बेटियां अब भी कदरे बहुत बेहतर हैं कि माँ की इज्जत और बाप की इज्जत, बेटों में अब वो चीज़ें उस लेवल पर हमें नहीं नजर आ रही होती हैं। फिर भी दुनिया से अगर कंपेयर करें, सीनियर सिटीजन्स को खुश रहने का क्या फॉर्मूला देंगे? उनके मैंने अक्सर देखा है वो इस बात पे बड़े डिप्रेस होते हैं कि जिंदगी भर मेहनत की, बच्चों के लिए किया, घर कमाया, लेकिन अब हम अकेले हैं, अब हम तन्हा हैं। एक तन्हा बुजुर्ग अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करे? इंसान की जिंदगी में उसकी हॉबी जरूर होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंसान को कभी किसी पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। वजह यह कि इंसान बहुत अजीबो गरीब किस्म की मखलूक है। जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी सारी बुराइयां भुला देता है, और जब उससे नफरत करने पे आता है तो उसकी सारी अच्छाइयां फरामोश कर देता है। ये फितरत है। दूसरी बात, जब किसी के पास कोई अचीवमेंट आती है ना, इवन चाहे वो बच्चे भी हों, चाहे बच्चे हैं, चाहे वो आपका शौहर है, चाहे आपका भाई है, कहते हैं इसको नाम मिला, इसको पावर मिली, इसको पैसा मिला, ये बदल गया। याद रखिएगा, बदलता कोई भी नहीं है, वो उसकी फितरत होती है जो आपको नजर आती है। अच्छा तो, दानिश, इसमें बड़ा अहम पहलू ये है कि हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते कि हर रिलेशनशिप खत्म होगा। यानी चाहे आपने, अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो आप वहां से ग्रेजुएट करेंगे, आपने कोई कारोबार किया है, कोई जॉब की है, वो भी कभी ना कभी खत्म होगा। इंसान सबसे ज्यादा अपने लॉस ऑफ कंट्रोल से घबराता है, यानी जो अथॉरिटी, जो अल्लाह ताला ने हिम्मत, सलाहियत, सेहत उसको दी थी। मैं यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिक सवाल करना चाहूंगी जो मेरे पास फेसबुक पे आया है। बहुत अच्छी किसी ने अज़दवाजी जिंदगी गुजारी हो, लेकिन अब पार्टनर की डेथ हो गई है, वो लोग अपने आप को दोबारा जिंदगी की तरफ कैसे माइल करें? और खास तौर पे अगर ओल्ड एज में, जब दोबारा शादी नहीं कर सकते, बच्चे अपने अपने घर पे, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड कम्युनिटी हमारे यहाँ उन लोगों की है। Absolutely, I agree. I think इसके अंदर it's a very deep rooted problem. And since you have mentioned के dependency, दूसरों पे डिपेंडेंसी कभी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी एक स्पाउस पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई थी कि अगर वो चला गया तो आप यू कम्प्लीटली शैटर्ड। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि यू रियलाइज कि आपका अपना एक सोशल सर्कल होना चाहिए, अपनी एक हॉबी होनी चाहिए। आपकी डिपेंडेंसी एक इंसान पे नहीं, दैट वन पर्सन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। कई आप देखें ना, कपल्स हमारे कहते हैं हमें तो बेस्ट फ्रेंड की जरूरत ही नहीं, मेरा हस्बैंड ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी वाइफ ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वेरी बैड, यू कांट एक चीज खराब होगी हस्बैंड के साथ तो पूरी दुनिया, द वर्ल्ड क्रैशिंग ऑन यू, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार ये तो मैंने गलत किया कि एक इंसान को सब कुछ मान लिया, चाहे वो मेरा भाई था, चाहे वो मेरा बाप था,
and that's very sad. दुनिया में, मगरबी दुनिया में आप देखें, लोगों के 50 साल 60 साल की उम्र में भी गोल्स होते हैं, ख्वाब होते हैं, यानी वो कहते हैं जी 80 साल का आपको कोई बुढ़ा मिलेगा, वो कहेगा जी मुझे फिट होना है, मुझे मैराथन भागना है, मुझे फलाने पहाड़ पे चढ़ना है। 50 साल की उम्र में एक खातून, कौन सी वो, जापान में 60 इयर्स पे, शी वांटेड टू बिकम अ पायलट। हमारे यहाँ बूढ़े लोगों के ख्वाब क्यों नहीं होते, वो खुश क्यों नहीं होते? Because they don't think about themselves so much. सेल्फिश माना जाता है हमारे यहाँ। ख्वाब होते हैं लेकिन अपने लिए नहीं होते, दूसरों को बनाने के लिए। मेरा बच्चा, बेटा डॉक्टर बन जा, तू बेटा चाहे ना चाहे डॉक्टर बने। उसको फोर्स करते कि तू बच्चे पैदा कर। हाँ, मैं बोर हो रही हूँ, बच्चे पैदा कर। और वो जो अपना घर दे देते हैं, अपनी पूरी जायदादें अपने बच्चों को दे देते हैं, वो अपनी जात के साथ बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। हाँ। मैंने देखा है उन लोगों को, मैं आपको इंटरेस्टिंग का सुनाऊं कि जो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा वो अपनी औलाद पे कर लेते हैं कि बेटी, बहुत अमीर आदमी, बेटी का अपने अफेयर चला, उन्होंने कहा मुझे शादी करनी है, आप मुझे सारा पैसा वैसा जायदाद दें। बेटे ने कारोबार करना था, उन्होंने जब नहीं माना, मियाँ बीवी साथ रहते थे, माँ को पहले कत्ल किया गया, माँ को कत्ल किया, बाप अकेला हो गया। जब बाप अकेला हुआ तो उसको कहा कि तुम अब हमें ये जायदाद जिंदगी में देते हो, ये तुम्हारे साथ माँ वाला सलूक करें। बाप ने सारी जायदादें, सारी चीजें बेटे बेटियों में बांट दी, एक घर बच गया। उसने कहा मुझे सिर्फ ये घर रहने दो, मैं यहाँ मरना चाहता हूँ, यहाँ मेरी बीवी रहती थी। उन्होंने कहा कि ये घर भी बेचो वरना जिंदा ही नहीं रहोगे, बीवी के पास वहां चले जाओ। उस शख्स ने उस घर को भी बेचा और उसने अपने बच्चों को चीजें बांट दी। जिस औरत ने वो घर खरीदा वो रोया, उससे कहा कि मुझे इस घर में एक चौकीदार की जगह दे दो कि मैं उस चौकीदार के कमरे में रहूं। अब वो शख्स वहां पर रहता है, लेकिन मकफाते अमल ये है कि बेटी आज ओपले थोपती है। ओपले आपको मालूम है ना, जो हम वो ओपले थोपती है, वो सारी मोहब्बतें जिसकी वजह से उसने ये जुल्म किया था माँ बाप पर, वो उसका अंजाम वो है जिसने कारोबार के लिए पैसे लिए थे, आज वो खाली हाथ और भिखारी बना हुआ है। तो अपने, मैं बूढ़े माँ बाप को सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि खुदारा अपने आप को इतना स्ट्रांग रखिए कि आपके बच्चे आपसे जबरन ना ले लें। मैं कराची की आपको एक बहुत ही बड़ी बहुत बेहतर चीज है कि अपना ये मकान वगैरह अगर हो, उसको बेच के आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाएं। आपको ऐसा करना चाहिए। लॉट ऑफ कपल्स जब आप बाहर जाते हैं, बहुत आपको कपल्स मिलते हैं। इस पे अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज़ टाइम मेरे पास कम होगा, वेरी क्विकली। यू नो, आई हैव गॉट 2 sisters, they both are doctors. We lost our parents 4 years ago, and जब ऐसा हुआ तो मेरी 2 बहनें थी। Girls normally take trauma very deeply and profoundly, but they didn't take it that way, you know, because उनके अपने goals थे. They had something to, you know, cling on to. And one of them wanted to become an oncologist, and she has become an oncologist. I think that is an important thing. जिंदगी में आप किसी भी चीज को, you know, you can forgo it. आप उसको छोड़कर, उसको भूलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप forgive करते हैं लोगों को अपने लिए, लेकिन अपनी खुशी के लिए। The only advice I can give people is live your life on purpose. अपनी जिंदगी का कोई मकसद, कोई गोल बनाइए। आपको अपने आप उसके लिए मौके, असबाब, हर चीज मिल जाएगी। Thank you so much दानिश, अनालिया भाभी for being here. आज हमने जी खुशी का टॉपिक कवर किया। कल आपसे फिर एक जबरदस्त टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। एक दफा फिर आपको रिमाइंड करते चलें, सैफ और हया की कहानी जो कि आज से शुरू हो रही है 9 PM ऑन आज एंटरटेनमेंट। आप इसको देख सकेंगे हर मंगल को और बुध की शब रात 9 बजे।